नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 13 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट यूपीएससी 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, आप अपने ऊपर बिलीव बना के रखिए, पैसेंस बना के रखिए। आपके अंदर बहुत सारे डाउट आएगा। अभी एग्ज़ाम जितना नज़दीक जाएगा ना, आपकी अभी क्रूशियल समय आने वाला है। जितना एग्ज़ाम नज़दीक जाता जाएगा आपको लगेगा कि हमारे कुछ नहीं तैयारी हुआ है। देखिए, ऐसा आप ही के साथ नहीं होगा। जो इस एग्ज़ाम में टॉप भी करेगा ना, उसके साथ भी सेम होता है। तो इसलिए अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट रखें, सेल्फ बिलीव रखें और अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी जो जर्नी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इंजॉय करें। यहाँ पे ना जर्नी को इंजॉय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप टेस्ट सीरीज़ को लगाएं। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ को आप लगाएं। टेस्ट सीरीज़ के साथ लगाने से के बाद एनालिसिस करें और फुल मॉक भी लगाएं। ठीक है, फुल सेक्शनल टेस्ट भी लगाएं और फुल मॉक भी लगाएं। तो ये सारे चीज़ें आप काम कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा एक इनिशिएटिव रहेगा, वो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, आप लोग के लिए फ्री इनिशिएटिव रहेगा कि दिस टिल मंडे और संडे, इस संडे से जो स्टूडेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को हमारा जो नंबर है, मोबाइल नंबर 7059779271, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। और संडे को आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, फुल मॉक रहेगा। याद रखिएगा, फुल मॉक रहेगा। ये 2 घंटे का रहेगा, 9:30 से 11:30 तक। ये 2 घंटे का मॉक रहेगा। आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप में आप मुझे डिटेल दें। डिटेल आपसे मांगा जाएगा, टीम के द्वारा मांगा जाएगा। डिटेल देने के बाद आपकी जो यहाँ पे मॉक होती है वो लाइव होती है। मतलब कि ये नहीं कि आपको मैं भेज दूं और आपको कर लेंगे। आपका कैमरा ऑन करके आपका पूरा लाइव टेस्ट चलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के, यदि जो स्टूडेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका अंतिम समय आ रहा है, तो उस समय में आप फोकस करें और फोकस करने के साथ साथ हमारी तरफ से जो होगा वो आपको बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। राइट, तो जो 22 के लिए है, और पैसेंस बना के रखिए। आपकी जर्नी अच्छी होगी, तैयारी अच्छी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं करना है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी। और ये आपके साथ ही नहीं होता है, जो इस बार टॉप भी करेगा ना उसके साथ भी यही होगा। ठीक है, तो ये आप कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कि भारत और यूएसए के बीच में अभी 2+2 वार्ता चल रहा था। तो इससे पहले आपने देखे थे कि भारत के प्रधानमंत्री और यूएसए के जो बाइडेन जी अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनके बीच में वार्ता चला था, वर्चुअली चला था। ठीक है, उसमें बहुत सारे मैसेज आया था, यूक्रेन के विवाद पे भी चर्चा चली थी, सारी चीज़ें हुआ था। लेकिन यहाँ पे ना एक टर्निंग पॉइंट आता है कि हमारे जो जयशंकर जी है उनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया, उनको एक क्वेश्चन पूछा गया। राइट, वो नीचे है, मैं आर्टिकल आपको लिंक करके दोनों आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो उनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनके ज़्यादा दबाव रहता है कि हम रूस से ना अपना ट्रेड जो है, तेल लेने का जो अभी हम कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो जयशंकर जी के द्वारा एक बताया गया कि भारत रूस के साथ जितना तेल लेता है ना, यूरोपीय देश एक दोपहर तक ले लेता है। मतलब कि हमारा और उनके बीच में जो तेल लेने का जो टकरार है ना, मतलब तेल लेने का जो एग्रीमेंट है, हम बहुत कम लेते हैं। हम ना के बराबर लेते हैं। जितना यूरोपीय कंट्री एक दिन में लेता है उतना हम एक महीने में नहीं लेते हैं। तो ये एक्चुअली इतनी बड़ी मंच पे और इतनी, मतलब वर्ल्ड के सुपर पावर आप मान सकते हो यूएसए को, वहाँ पे भारत के जो वित्त मंत्री, भारत के जो विदेश मंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देता है, तो इससे ये पता चलता है कि भारत की जो छवि है वो विश्व स्तर पे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत की जो विदेश नीति है वो विश्व स्तर पे पूरा स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हो जाती है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारे विदेश नीति के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा विदेश मंत्री एक वर्ल्ड के सबसे सुपर पावर के पास बैठ के ऐसे बात बोलता है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने यही बोला था कि हमारा देश जितना लेता है उतना यूरोप तो इतने दिनों में ही ले लेता है। ठीक है, तो भारत और रूस के बीच में जो कारोबार को लेकर थोड़ी सी रिश्ते में काफ़ी कुछ दिनों में तनाव देखने के लिए मिला है, क्योंकि आपको पता है कि रूस जो है यूक्रेन पे हमला किया, यूएसए ने उस पर सेंसस लगाया। तो इसका कहना है कि जब मैं सेंसस लगाऊं तो आप क्या नहीं करोगे,
आप इनके साथ ट्रेड नहीं करोगे। और दूसरी चीज़ होती है कि ये जो खरीद कारोबार होती है वो स्थानीय मुद्रा में, जैसे रूस का रूबल है आई थिंक, ठीक है, रूबल में करने की बात की जा रही थी कि दोनों देश रूबल में ही करेंगे, मतलब स्थानीय मुद्रा में ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें था, ठीक है। उसके बाद इसी बैठक में एक चीज़ें और डिस्कस हुआ, वो डिस्कस हुआ कि अभी जो हाल ही में सत्ता पलट हुई है कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, तो नए जो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके द्वारा यही शरीफ के जो बने हैं उनके द्वारा यही कहा गया इनके द्वारा कि वहाँ पे आतंक को जो है ना, आतंक से ख़त्म करना चाहिए आतंक को, और वहाँ का जो ज़मीन है वो आतंक के लिए ना यूज़ करके शांति बहाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना जो अभी के जो प्रधानमंत्री नया बने हैं ना, कोई ये अलग नहीं बने हैं। इन्होंने भी एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उठा रहा है, वो है कश्मीर मुद्दा। ये बोल रहे हैं कि कश्मीर मुद्दा का भी इशू होना चाहिए, आतंकवाद। तो भैया ये समझ लो कश्मीर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपके इमरान खान भी चिल्लाते चिल्लाते चले गए, आप भी चले जाओगे, लेकिन ये कश्मीर कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ इशू था, राइट, तो इनके द्वारा कहा गया था। उसके बाद ये होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो जो है ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि किसी दूसरे देश का पैसा किसी दूसरे देश में जाना, अब वहाँ उस पैसे का यूज़ वहाँ के आंतरिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में बढ़ावा आता है, इस तरह का होती है। तो इसको रोकने के लिए वहाँ की सरकार कितनी काम कर रही है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सरकार फेलियर माना जाता है, इसलिए अभी तक इसको निगरानी की सूची में रखा गया है। निगरानी की सूची में क्या कि मतलब कि पाकिस्तान को निगरानी किया जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह का वर्क काम कर रहा है। ओके, तो चलिए ये आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाला आर्टिकल है, उतना तो डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल है कि एक साथ आप दो तरह का डिग्री कर सकते थे। पहले आप जब स्टडी करते थे, जैसे मान लीजिए आप 12th किए, तो 12th आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से कर सकते थे, 12 के साथ साथ आप डिप्लोमा नहीं कर सकते हो, राइट, दो चीज़ें नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, मान लीजिए कि मैं पीजी कर रहा हूँ, ठीक है, मास्टर कर रहा हूँ, तो मैं मास्टर चाहूँ तो एक सब्जेक्ट में भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इकोनॉमिक्स में किया, और दूसरा सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री में किया, ठीक है। तो एक साथ में चाहूँ तो दोनों ही सब्जेक्ट में कर सकता हूँ। ये जो नई आर्थिक शिक्षा नीति है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके द्वारा ये प्रबंध दिया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें यूजीसी के द्वारा बताया गया है कि ये सारा चीज़ें चयन करना विश्वविद्यालय के ऊपर रहता है कि विश्वविद्यालय वो चीज़ें करती है कि नहीं करती है। एक साथ चाहो तो आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, एक ऑफलाइन मोड में, दोनों ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो। इस तरह का गाइडलाइन जारी करके यूजीसी बता रही है। तो ये आगे वाले समय में देखेंगे कि इसमें क्या होता है डिटेल में। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था, और आप लोग में से कोई चाहे करना चाहे तो कर सकते हैं आप साथ में, लेकिन वो आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो ये ऐसे मत जाइएगा कि पेपर का कटिंग लेके कि सर देखिए करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, वो भी अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी था ना, तो कुछ चीज़ें ये है कि आपको पता होगा कि दिल्ली से लेके लाहौर तक, ठीक है, लाहौर गेट और लखनऊ, यहाँ तक एक रोड का हमें रोड सुनने के लिए मिलता है। वहीं पे बदायूं एक दरवाजे के नाम से भी जान लीजिए। बदायूं जो दरवाज़ा है ये एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली के आसपास, साकेत के आसपास जगह है, वहाँ पे है। ये अभी तक खोला नहीं गया है, ठीक है, इसकी खोज नहीं हुई है। माना जाता है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, उनके किले का जो थे ना, उसके किले का पूर्वी छोर में 3 दरवाजे हैं। तो इसके उत्थान के लिए, मतलब कि इसकी खनन के लिए सरकार ने मंजूरी दिया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को इसके लिए के मंजूरी दिया गया है कि आप इसमें खुदाई कर सकते हैं। तो यही था। अब इस खुदाई में क्या चीज़ें निकल के आती है फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अभी बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि WTO यदि भारत को अनुमति देता है तो भारत विश्व में खाद्य की सप्लाई के लिए, मतलब खनन, मतलब कि भोजन अनाज की सप्लाई के लिए, आपूर्ति के लिए तैयार है। ये हमारे मोदी जी का कहना था, ठीक है। ये एक्चुअली जो बाइडेन के साथ मीटिंग हुआ था उसमें भी ये चर्चा किए थे। उन्होंने बोला देखिए कि आप अभी हमारे देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण योजना अभी चालू किया गया है सरकार के द्वारा। उसमें हमने 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक क्या दे रहे हैं, यहाँ पे फ्री में मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा हो रहा है मोटा,
ठीक है। ज़्यादा ये फ्री में हम क्या दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। फ्री में जब हम अनाज दे रहे हैं तो हम वर्ल्ड को भी तो ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। आप समझिए, यदि हम विश्व को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार रहेंगे, विश्व में आपूर्ति करने के लिए तैयार रहेंगे, तो हमारे यहाँ पे मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार की फोकस किसान की आय को बढ़ाने से है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तक हमारा जो मार्केट है वो सीमित है, इस मार्केट को फैलाया जाए। ये अनुमति किससे चाहिए, WTO से चाहिए। WTO यदि अनुमति देती है। अब हम इसमें डिटेल में ना डिस्कशन के लास्ट में आज एक स्टैटिक्स पोर्शन को रिवीजन करेंगे, वो है WTO का हम रिवीजन करेंगे, बेसिक के साथ साथ जोड़ के देखेंगे। तो लास्ट में हम WTO को रिवीजन करेंगे। चलिए, एक आर्टिकल इसमें बताया जाता है, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है कि कुपोषण। देखिए, भारत में ना कुपोषण का इंडेक्स देखोगे तो सही में भारत की स्थिति दयनीय है। लेकिन मोदी जी का कहना था ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनाज नहीं है, अनाज तो है, लेकिन किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए ये हमें नहीं पता है। अभी देखिए, आपके घर में खाने का मतलब क्या होता है कि आपने 4 रोटी खा लिया, 5 रोटी खा लिया तो आपका पेट भर गया। आपका पेट भर गया तो मतलब कि आपने खाना खा लिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आपकी भोजन में कितनी ज़्यादा प्रोटीन है ये मैटर करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोटीन नहीं देखते हैं, हम पेट भरना जानते हैं। ऐसा खाना खाओ जिससे पेट भर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब खाने की सही जानकारी के अभाव के कारण हमारे पास कुपोषण है। आप देखेंगे कि बच्चे के साथ होता है, तो आप अपने आसपास के बच्चे के देखेंगे तो खाना खा लेते हैं पूरा दबा के, ठीक है, लेकिन उनके भोजन में पोषण नहीं होता। इसीलिए सरकार के द्वारा कौन सा योजना चलाया जा रहा है भोजन प्राप्त करने के लिए। आज हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने जो मध्याह्न भोजन योजना था उसको नाम बदल के कौन सा योजना रखा गया है, ये आज हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे आप, ठीक है। अब हम WTO को लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इस आर्टिकल को हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज पे नहीं है, इस नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो यहाँ पे है कि खुदरा महंगाई दर बढ़ी है 17 महीने में। ये देखिए, महंगाई दर वाला जो डाटा होता है ना, ये मंथली बेसिस पे 3 महीने पे ये जारी होती है, ठीक है। तो ये क्या आपको याद करने की ज़रूरत है? जी नहीं, याद करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ यही याद करने की ज़रूरत है कि महंगाई दर क्या होता है। तो CPI और WPI, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस दोनों को आपको जानकारी लेना है। और इसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था, फिर आगे चल के इसमें आएगा तो हमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। CPI WPI मैंने डिटेल में बता चुके हैं आप लोग को। देखिए, अब ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो एडिटोरियल है इसको हम डिस्कस करेंगे। वो है कि बीमार स्वास्थ्य तंत्र की सुधार की ज़रूरत है। एक्चुअली देखो, मैंने आर्टिकल को पूरा पढ़ा, लेकिन हमें जिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो निकलना चाहिए था इसके अंदर, वो हमें नहीं मिला। तो अब नहीं मिला तो ऐसा तो नहीं है कि हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इग्नोर कर देंगे। तो हमने पुराना द हिंदू का कुछ आर्टिकल निकाला, ठीक है, और डाटा निकाला, वहाँ से हमने एडिटोरियल बनाया, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में एक ही बात बताया गया राइटर के द्वारा कि वो बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सार्वभौमिक जो हमारा आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत, ठीक है, जन आरोग्य योजना की बात की जा रही है। बात किया जा रहा है कि भारत की सरकार ने 2017 तक जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं था, तो उसको ख़त्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी कि NHP, ठीक है, NHP जारी किया गया। इसका उद्देश्य था कि देश में किसी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को क्या किया जाए, तीव्रता से प्राप्त किया जाए, ठीक है। उस पर भारी खर्च के बोझ से आम नागरिक को क्या किया जाए, क्रय शक्ति। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में ना, ठीक है, कोई बीमार हो जाता है, तो आपकी ना पूरे पैसा उस बीमारी में लग जाता है। जब पूरे पैसा आपका बीमारी में लग जाता है, आपके ऊपर कर्ज हो जाता है, तो क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं बचता। जब आपके पास पैसा नहीं बचता तो आप क्या करते हैं, आपके पास क्रय मतलब कि खरीदने की जो शक्ति है, किसी सामान को जो खरीदने की शक्ति है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो क्रय करने की जो शक्ति है वो कम हो जाता है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा, राइट। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया था, आयुष्मान भारत स्कीम लेके आए थे, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम लेके आया गया था सरकार के द्वारा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत क्या होता है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का
एक साल में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कवरेज दिया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य का कवरेज 5 लाख तक का इसको खर्च करने के लिए दिया जाता है। इससे क्या होगी कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाता है कि इतना तो पैसा मुझे मिलेगा स्वास्थ्य के देखभाल के लिए। तो आपकी जो परिवार की जो खर्चे है, आपकी जो परिवार को खर्च है स्वास्थ्य में, वो कम हो जाएगा। अब देखिए, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार ने आयुष्मान भारत से पहले योजना थी। उसके बाद योगश्री योजना जो आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। ठीक है, जीवनदायी योजना जो महाराष्ट्र सरकार चला रही है। ये सारी योजना के साथ साथ इसको भी जोड़ा गया। ठीक है, अब इसको जोड़ा गया तो महामारी के दौरान इस योजना में ना बहुत सारे लोग आए, इसमें स्वास्थ्य देखभाल करवाए। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है, इस योजना में क्या क्या पॉइंट चुनौतियां हैं, इन सारे चीज़ों को। ओके, अभी तक हमने बता दिया आपको कि 5 लाख तक का कवरेज मिलता है, राइट। और सेवा जो होती है वो कैशलेस होती है, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और पेपरलेस होती है। आपके आधार के साथ या आपका कार्ड जो रहता है, आप कार्ड दिखाइए और आपका काम हो जाएगा। ये नहीं कि बहुत सारा पेपर के कागजात आपको जमा करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया से दौड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके साथ ये जो स्वास्थ्य पैकेज है, इसमें सर्जरी, चिकित्सा, देखभाल, उपचार, दवा, ठीक है, इस लागत को निर्धारित करके शामिल किया जाता है। ठीक है, और एक बार ना इसको रेट को फिक्स कर दिया जाता है कि इतना ही आपको देना है। उसके बाद लाभार्थी को उसके अतिरिक्त कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। इस योजना में चिकित्सा का भी प्रबंधन किया जाता है और दैनिक जो सीमाएं हैं उसकी निर्धारण की जाती है। अब देखिए, कौन इसका लाभार्थी होगा, इसको किसको मिलेगा। तो इसके पात्रता को निर्धारित करने के लिए नवीनतम जो सार्वजनिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो है उसके द्वारा एक डेटाबेस तैयार किया गया है। ये नहीं कि इसमें आपको एप्लीकेशन भरो फिर मिलेगा, वो पुनः ही डाटाबेस तैयार है। उसके द्वारा क्या होता है, डेटाबेस के द्वारा उस परिवार को चुना जाता है और उसको बीमाकृत किया जाता है, और उसको सूचीबद्ध जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में उनको अपनी लाभ के लिए भेजा जा सकता है। ये हॉस्पिटल आपको बता दूं, ये हॉस्पिटल जो है, अस्पताल, ये गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं और प्राइवेट में भी जा सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट सरकार के द्वारा लिस्टेड है। ठीक है, अब ये वित्तीय पोषण किया जाता है, वित्तीय किसके द्वारा पैसा दिया जाता है। तो देखिए, पैसा जो दिया जाता है वो संयुक्त रूप से दिया जाता है, केंद्र और राज्य को। यदि केंद्र जो है, ठीक है, वहाँ पे राज्य, और जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा की 3 जगहों पे, कौन कौन से जगह पे, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा अलग करके रखा गया है। तो इसको 60 और 40 के रेशियो में रखा गया है, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। ठीक है, और पूर्वोत्तर के जो राज्य है, जैसे आप असम वाला 7 सिस्टर जो देख सकते हो, वो राज्य, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जो पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पे 90 और 10, 90% केंद्र सरकार, 10% ही राज्य सरकार को देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राज्य के पास ना आय कम होता है, इसलिए ये स्टेप सरकार के द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, और बिना, जहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत विधानसभा नहीं है, उस पर वहाँ पे 100% केंद्र सरकार देती है। ठीक है, 100% केंद्र सरकार देती है। इसकी जो नोडल एजेंसी होता है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण होता है, इसके द्वारा किया जाता है। सोसाइटी पंजीकृत आधारित 1960 के तहत इसको किया गया है। ठीक है, स्वायत्त संस्था है। अब देखिए चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौती है। पहला, राज्यों का सहयोग। इसके अंतर्गत राज्य का जो सहयोग है उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि राज्य स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय हो जाता है। राज्य सूची, आप अनुसूची जो पढ़ेंगे 7, ठीक है, अनुसूची जो है, अनुसूची 7 में 3 सूची बनता है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची स्टेट, एक होता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार, राज्य पे राज्य सरकार, और समवर्ती पे राज्य और केंद्र दोनों ही बना सकता है। तो ये स्वास्थ्य जो है वो केंद्र सूची है, फिर भी कानून किसके द्वारा योजना लेके आ जा रहा है? केंद्र के द्वारा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और सरकार के मतलब राज्य के द्वारा इस योजना में दिए गए 40% इनको पैसा योगदान देना पड़ेगा। 40% क्या करना पड़ेगा? केंद्र को देना पड़ेगा, राज्य को देना पड़ेगा। केंद्र तो 60% देगी ना, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत के साथ साथ समन्वयन जो होता है ना, वो स्थापित करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि राज्य सरकार की भी तो अपनी योजना चल रही है और केंद्र एक योजना लेके आ गया, तो राज्य अलग से योजना चला रही है, केंद्र अलग से, तो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना ना ये दिक्कत हो गई है। इसी के लिए कि आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, दिल्ली, इसमें ये योजना को लागू नहीं किया गया है।
इस योजना को लागू नहीं किया गया है। तो ये पहली चुनौती है कि केंद्र की योजना और राज्य की योजना में तुलना करने में सामंजस्य बैठाने में दिक्कत आ रही है, और राज्य के द्वारा 40% इसमें पैसा की लागत होती है। उसके बाद बात की जाती है लागत का बोझ। आप देखेंगे कि अव्यवहारिक रूप से कि जो विवादित जो लागत होती है, जैसे मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में क्या होता है कि आपको ना आपकी कोई भी टेस्ट नहीं है, फिर भी इस योजना से लाभ लेने के लिए ना वो इतना 1 लाख का बिल बना देंगे, फलाना टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट करके आपको लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि अननेसेसरी वित्तीय बोझ बढ़ती है ना, लागत तो बढ़ती है, ये पैसा तो पे करना पड़ेगा ना सरकार को, प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसको तो पे करना पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ें होता है। उसके बाद है अपर्याप्त स्वास्थ्य क्षमता। अपर्याप्त स्वास्थ्य क्षमता ये है कि हमारे पास ना केंद्र और राज्य जो है सार्वजनिक जो हॉस्पिटल है उसमें उतनी ज़्यादा सुविधा होती नहीं है, और निजी जो हॉस्पिटल है वो लिमिटेड जो है ना, लिमिटेड को ही सीमित तौर पे ही इसको रखा गया है। ये सारे जो प्राइवेट है उसको शामिल नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा सकते, उसमें सूची में जो हॉस्पिटल रहेगा उसी में जाके करवा सकते हैं। तो ये स्कीम है, तो इसके द्वारा है। उसके बाद है इसमें ना जवाबदेही ठहराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए जवाबदेही ठहराना ये हो जाता है कि आपको पता है कि ये आयुष्मान भारत वाला आएगा, इसमें तो ये चीज़ें आएगी, तो आपको उतना ज़्यादा केयर नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। उसके बाद है वही चीज़ें कि अनावश्यक उपचार कर दिया जाता है, जो चीज़ें नहीं होना चाहिए उसका भी वो खरीद बिक्री करके वो सामान दे के करते हैं, चेकअप वेकअप करके रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या है, तो उपलब्धियाँ ये देख सकते हैं कि इससे गरीब को फ़ायदा मिलता है। अब देखिए, गरीब का यदि कोई भी व्यक्ति ना एक बार हॉस्पिटल पहुँच जाए ना, तो उसकी जितनी भी जमा होती है, खासकर यदि गरीब है तो जितनी भी उसकी संपत्ति होती है ना वो पूरा बेच दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि लोग जानता है कि इंसान से पैसा हो सकता है, लेकिन पैसा से इंसान नहीं हो सकता। इसलिए अपनी जितनी ज़मीन है बेच दो और उस इंसान को बचा लो। ठीक है, तो हर संभव हम कोशिश करते हैं कि उसको बचाया जाए। तो इस तरह के यदि मुफ्त में इलाज मिलेगा तो ये गरीबी को दूर किया जाएगा। उसके बाद कोविड महामारी के दौरान राइटर भी बात कर रहे थे कि कोविड महामारी के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें देखा है कि ये योजना काम किया है। उसके बाद इससे संबंधित जो योजना है वो कोविड महामारी के दौरान आपातकालीन प्राधिकरण और स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने के लिए सरकार के द्वारा पैकेज 2 चरण में दिया गया था, जिसमें ये था कि बुनियादी जो ढांचा है, स्वास्थ्य की जो बुनियादी ढांचा है उसको विकास में केंद्र में रख के इस योजना को चालू किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है। आगे की राह में सर राइटर के द्वारा बताया जाता है कि क्या करना चाहिए। तो आपको एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज करना चाहिए और इसके तहत इसमें सुधार करिए, और इसकी जो आपका जो दायरा जो आपने रखा है उस दायरा को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। उसके बाद लंबे समय से कम वित्तीय जो पोषित स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें संसाधन की कमी होती है। तो राइटर का एक ही बात कहना है कि देखिए सिंपल सा चीज़ें है कि आप बजट के मुकाबले जितना स्वास्थ्य में देना चाहिए वो नहीं है। आपको पता होगा कि यूएसए और जितने भी विकसित कंट्री है ना वहाँ पे ना स्वास्थ्य कवरेज होता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो कवरेज होता है मीन्स डैट कि स्वास्थ्य बीमा करवाते हो लोग। बीमा नाम आपने सुना होगा ना, बीमा इंश्योरेंस। ठीक है, आपकी बाइक की भी इंश्योरेंस होती है, लेकिन अपनी इंश्योरेंस आपने करवाया है? कौन कौन करवाया मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं, हम लोग नहीं करवाते क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, पता है, 1-1 रुपये का नॉलेज रखते हैं कि हमने यदि 200 रुपया करके मंथली भरेंगे तो एक साल में 24,000 जाएगा। ठीक है, 2400 जाएगा। ओके, और 2400 जाएगा तो बहुत ज़्यादा रकम नहीं हो गया, या फिर 2000 करके यदि मंथली है तो 24,000 जाता है। अरे 24,000 में तो हम ये कर लेंगे, कहाँ कोई बीमार पड़ने वाला है। ऐसा मत बोलो कि हम बीमार पड़े, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आप यदि आपकी इनकम हो रही है, ठीक ठाक है, तो आप स्वास्थ्य बीमा जरूर करवा लें, क्योंकि आपकी हेल्थ की कब क्या होगा कोई ठीक नहीं होता है। उसके बाद है सार्वजनिक व्यय में जो विश्व स्तरीय जो है उसमें भारत जो है सबसे निचले स्तर पे है। ठीक है, तो स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यय में भारत को क्या करना चाहिए, अपना खर्च को बढ़ाने की बात की जा रही है। उसके बाद है परियोजित नवाचार को अच्छे तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए। नवाचार मतलब मीन्स की लागत और उनके जो भी काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए इसमें। ठीक है, चले अब इस एडिटोरियल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इससे हमें क्या है कि इस टॉपिक के बारे में हमें कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल में एक्चुअली राइटर ये बताते हैं कि पर्यावरण को ना ये दवा नल जो बता रहे हैं ना, दवा नल, ये एक्चुअली जंगल में जो आग लगती है ना, वन की आग, उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें राइटर बता रहे हैं
कि यूनाइटेड मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक आग लगने की जो घटना है वो 14% और 2050 तक 30% बढ़ सकता है, ठीक है, और शताब्दी के अंत तक ये 50% जाने की बात की जा रही है। जबकि अल्प समय में देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो जैव विविधता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखिए कि वन में यदि आग लग जाएगा तो वहाँ पे जैव विविधता का मतलब होता है कि बहुत सारा जानवर रहता है जंगलों में, बहुत सारे कीट पतंग होते हैं, बहुत सारे छोटी छोटे पक्षियाँ होती है, उनको भी इसमें नुकसान पहुंचता है ना। उनकी घर उजड़ जाती है, वो कहाँ जाएंगे, उनकी खाना ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ जंगली हमारे यहाँ पे ना जनजाति भी रहते हैं, तो जनजाति समुदाय भी तो ये वहाँ पे रहता है ना, कहाँ पे, जंगलों में, तो उससे भी नुकसान होता है। उसके बाद सरकार को मतलब कि देश में आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है। उसके साथ साथ सतत जो विकास है ना, उस विकास के लक्ष्य को बढ़ने में भी हमारा बाधा होती है। अब बात किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो आग लगता है, वन में आग, उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है, घटना में वृद्धि हुई है। इस घटना में ना कुछ चुनौतियां का भी इशारा करता है। इसमें एक्चुअली बताया जाता है कि इस घटना ना 2 कारण से हो सकता है। एक तो प्राकृतिक कारण होता है, दूसरा होता है कि मानव निर्मित कारण, ठीक है। प्राकृतिक कारण तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम जो आपदा प्रबंधन पे जोर देके इसको प्रबंधन के लिए कर सकते हैं, राइट। प्राकृतिक कारण जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि बिजली का कड़कना, ठीक है, बिजली कड़क के बिजली गिर जाती है, उससे होता है। उसके बाद है शुष्क हवा, मतलब अभी देखेंगे ना, अभी बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो आप कहीं पे माचिस मारोगे ना पूरा आग लग जाएगा, ठीक है, तो ऐसा अभी मौसम है। उसके बाद है पेड़ के आपस में टकराने से भी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बताया जाता है कि भारत में आग को जो लगती है उसे 95% जो होता है वो प्राकृतिक कारण होता है, मानव के रहित कारण नहीं होती है। मानव के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि मानव अधिकारी है या फिर कोई पशु को चराने वाला होता है, ठीक है, तो वो लोग जाते हैं, मान लीजिए वो सिगरेट पिए, कुछ किए, माचिस जलाए, तो उससे फेंक देते हैं, तो उससे भी आप बाइट जो रह जाता है ना, जब आप सिगरेट पियेंगे और उसके बाद जो ये बाइट बच जाता है तो उसको आप फेंक देते हैं, उससे भी थोड़ी सी आग से भी पूरी जंगल को जलाया जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ओके। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे नोटेट कर सकते हैं। तो राइटर यही बात कर रहे हैं कि दोनों कारण हैं जिसमें ये चीज़ें हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। तो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। और थोड़ा सा यदि समय है तो मैं WTO के बारे में डिटेल में, अभी 27 मिनट तक का वीडियो हो गया। चलिए WTO का ना हम नेक्स्ट जिस दिन आर्टिकल आएगा ना, जिस दिन कम आर्टिकल रहेगा, जिस दिन डिस्कस करने लायक नहीं रहेगा, उसमें हम WTO को शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसको पेंडिंग रखते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर फ्री टेस्ट सीरीज और 2022 की तैयारी करना है तो हमारा 7059779271 इस नंबर पर आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।